गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तीसरा पाठ का अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता विषय में हम आर्यों का आना, ठीक है, आर्यों का आना इस भाग पर चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पिछले कक्षा में हम इस देश में, ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की अंत, उसका अंत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जिस तरह हुआ, ठीक है, और बाद में आर्यों का आना भाग शुरू किए थे बच्चों। तो उसमें आर्यों का यह सभ्यता, ठीक है, वह भी जिस तरह खंड खंड हो गए, मतलब खंड मतलब भाग हो जाना, ठीक है, इस तरह अनेक विषय के बारे में बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के अनेक विषयों के बारे में हम चर्चा किए थे, ठीक है। आइए बच्चों देखेंगे आगे यह आर्यों का आना इस भाग में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता उसका अंत और जिस तरह भाग हो गया, ठीक है, और आगे आगे जाकर, ठीक है, तो आगे का समय में वह फिर, ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जिस तरह जीवन में, सभ्यता मतलब वह संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति परिवर्तन, ठीक है, सभ्यता में परिवर्तन जिस तरह आ गया, यह अनेक विषय के बारे में हम देखेंगे बच्चों। आइए देखेंगे, देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल, सिंधु घाटी सभ्यता या मतलब वह संस्कृति होने के बाद, तो उसके बाद का काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही सिलसिले, सिलसिला मतलब क्रम बोलते हैं ना, क्रम, ठीक है, सिलसिला क्रम या मेरा बोलते हैं ना, ठीक है, क्रम, यह क्रम, देखो क्रम के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। अंतराल मतलब लंबाई, ठीक है, ठीक है, प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार की थी। देख लो, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का वह क्या, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब संस्कृति क्या थी, वह क्या हो गया, खंड खंड के रूप में, मतलब भाग भाग के रूप में टूट गया, समझ में रहे ना, मतलब वह नाश बोलते हैं ना, ठीक है, अवनति बोलते हैं ना, उसी तरह ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಧು ಘಾಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು। टूटने का यह इसमें लंबाई के प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है, मतलब वह क्या टूट गया, खंड के रूप में वह भेद या भाग हो गया, ठीक है, तो उसका इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है, मतलब वह खंड खंड के रूप में जिस तरह भाग हो गया, समझ में रहे ना, भाग के रूप में क्या वह परिवर्तन हो गया, तो उसका सूचक यह भी है, समझ में रहे ना, ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತು भाग भागಗಳಾಗಿ। उदाहरण के लिए अब मुधोल है, ठीक है, मुधोल उदाहरण के लिए, मुधोल का अंत मतलब तो पहला पूरा नगर नाश नहीं होता, समझ में रहे ना, खंड खंड के रूप में, समझ में रहे ना, मतलब उदाहरण के लिए अब इस मुधोल के कुछ लोग पहले क्या करते हैं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, दूसरे गांव में जाते हैं, ठीक है, पहला कुछ लोग हुए तो उधर जरा कम होता है, ठीक है, तो इसी तरह भाग के रूप में, खंड खंड के रूप में लोग अलग अलग, ठीक है, अलग अलग गांव में जाकर बसने लगे तो या वास करने लगे तो
तो अवनति के रूप में वह नगर आ जाता है। उसी तरह इधर भी क्या हो गया, वह सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गया, खंड खंड के रूप में उसका अंत हो गया। और यह जिस तरह टूट गया, खंड के रूप में वह भाग हो गया, उसका सूचक हम यह भी मानते हैं। क्या मानते हैं, देख लो, टूटने के यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। समझ में आ रहा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आने वाला वह सभ्यता मतलब संस्कृति भिन्न प्रकार की थी। भिन्न मतलब अलग अलग, बोलते हैं ना, अलग अलग। तो इस बात से बच्चों हम यह भी समझ सकते हैं क्या, अब आगे समझ में रहे ना, आगे आने वाला वह सभ्यता अलग है, ठीक है, वह भिन्न है, आने वाला है, इसलिए यह सभ्यता क्या हो गया, टूट गया, या इस सभ्यता की नाश हो गया। सभ्यता भिन्न प्रकार की थी, बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। बहुतायत मतलब अधिक, बहुत होते ना, बहुतायत, ठीक है, अधिक या बहुत, अधिक या बहुत, मतलब बाद में आने वाली सभ्यता में ज्यादा से ज्यादा लोग या लोगों की वह काम किस पर निर्भर था, खेती पर, कृषि बोलते हैं ना, वही। देखो तो क्या कहते हैं, बाद में आने वाली तो सिंधु घाटी सभ्यता जब नाश हो गया तो उसके बाद में क्या वह सभ्यता आ गई, समझ में रहे ना, बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः, ठीक है, मतलब शुरू में संभवतः मतलब हो सकता है कि कृषि की बहुतायत थी। गोखी, गोखी नगर का नाम है, स्थल का नाम, ठीक है, गोखी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। मौजूद मतलब उपस्थित है, हाजिर बोलते हैं ना, प्रेजेंट है, ठीक है, मौजूद मतलब हाजिर, उपस्थित है। तो बाद में तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण कहते हैं, मतलब जिस नगर के लोग कृषि पर निर्भर थे, उदाहरण के लिए क्या कहते हैं उन्होंने, गोखी, ठीक है, गोखी और आसपास के, वही आसपास के नगर वाले लोग एक क्या थे, उपस्थित थे। क्यों उपस्थित थे, मतलब क्यों हाजिर थे, उन्होंने कृषि पर वे सभी लोग निर्भर थे। उदाहरण के लिए इन लोगों का उदाहरण हम लेते हैं, दिखाते हैं। देखो इधर, शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गोखी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। गोखी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। तो गोखी नगर में क्या हो गया, तो बाद में आने वाला सभ्यता मतलब वह संस्कृति ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिक किस पर निर्भर था, वो कृषि पर निर्भर था। और गोखी नगर और थोड़ा सा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। गोखी नगर मतलब गोखी स्थल के लोग या उस आसपास के लोग, शहर के वे लोग शहर के जीवन पर भी मौजूद मतलब हाजिर, उपस्थित थे। समझ में ना, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಸಿಂಧು ಘಾಟಿ ಸಭ್ಯತಾ ಒಂದು ನಾಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶದ ನಂತರ ಅದು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಆ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ कृषिಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು। खेती काम करने वाले, ठीक है, कृषि पर निर्भर थे। और गोखी क्या हुआ नगर, ठीक है, उस नगर के वे गोखी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು। ಸಮझ गोखी और थोड़ा शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागतों को ने दिया होगा। नवागत, नवागत मतलब नया, नवागत नया, ठीक है, या अभी अभी आया हुआ। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागतों ने दिया होगा।
मतलब खेती 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 हर पक्ष पर, मतलब खेती काम करने पर, समझ में गया। कृषि कृषि काम पर वे क्या करने लगे, जोर देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा कृषि कार्य पर भी, ठीक है, जोर देना शायद उन नवागतों ने दिया हो। नवागतों ने मतलब वे लोग, या सिंधु घाटी सभ्यता जब नाश हो गया तो जब नया वह सभ्यता उत्पन्न हुई, ठीक है, जन्म लिया, वह संस्कृति ज्यादा से ज्यादा कृषि कार्य में निर्भर था, ठीक है। इन लोगों को कृषि के बारे में ही क्या हुआ था, ज्यादा खेती हर पक्ष पर जोर, मतलब कृषि कार्य करने के लिए कृषि कार्य करने के लिए उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कौन समझाए थे, क्या अब नया पीढ़ी, नवागतों ने, ठीक है, मतलब नया पीढ़ी उधर क्या जन्म लिया था, उन्होंने क्या किए थे, उन लोगों को समझाए थे, समझ में रहेगा, या उसके बारे में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जानकारी दिए थे। कौन वो, नवागत, मतलब नया पीढ़ी, शायद उन नवागतों ने दिया होगा जो आर्य थे, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता जब नाश हो गई, ठीक है, नया संस्कृति का उदय हुआ या जन्म लिया, नया संस्कृति जब उधर जन्म लिया, वे सभी लोग कृषि कार्य पर निर्भर रहे। इन लोगों को कृषि कार्य के बारे में जानकारी कौन दिए थे, नवागतों लोग, मतलब नया पीढ़ी, नए लोग, समझ में रहे ना। वे नए लोग कौन थे, आर्य, आर्यों का आना बोलते ना, इस भाग पर आप चर्चा करें, ठीक है, आर्य थे, देखो कहते हैं जो आर्य थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नाश होने पर जो नया संस्कृति उधर जन्म लिया, उन लोगों को कृषि कार्य के बारे में ज्यादा जानकारी मिला, समझ रहे ना। कृषि कार्य के बारे में जानकारी दिए हुए लोग कौन थे, आर्य लोग, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी दिशा में भारत में, उत्तर पश्चिम तो उत्तर और पश्चिम दिशा में भारत में एक के बाद एक कई बार में आए, ठीक है। भारत में भी ये दो दिशाओं में वे बार बार आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश, मतलब आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। लगभग मतलब शायद कनिष्ठ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, आर्यों का प्रवेश ಅಂದ್ರೆ आर्यर ಒಂದು ಆಗಮನ सिंधु घाटी युग के, ठीक है, युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। सिंधु घाटी ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ಘಾಟಿ ಸಭ್ಯತೆ, ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಂತರ ಹೌದ್ರಿ, ಕನಿಷ್ಠ 1000 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಯಿತು बरुवीके आर्यों का प्रवेश। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो। फिर यह भी कहते हैं इतना बड़ा अंतर नहीं होगा। और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जज्ब होती रही हो। देखो कबीले मतलब मनुष्य, ठीक है, आती रही हो। भारत में जज्ब मतलब भावनाएं, और लोग देखो इधर यह भी मानते हैं क्या, सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। मतलब आर्यों का आना सिंधु घाटी युग जन्म होने के बाद लगभग 1000 वर्ष के बाद हुआ। फिर यह भी कहते हैं कि इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो, इಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ।
और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में एक कबीले, पश्चिम और उत्तर के दिशा से भारत में ये मनुष्य और जातियां समय समय पर आती रही हो, मतलब इस जाति के, ठीक है, या इन लोग या इन मनुष्य भारत में समय समय पर आती रही हो, मतलब बार बार वे लोग भारत देश में आते रहते थे और भारत में जज्ब होती रही हो, तो भारत में उन लोगों की भावनाएं, समझ में रहे ना, भावनाएं होती रही हो। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्राविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ। सबसे पहले क्या कहते हैं, देखो, सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय, समन्वय मतलब सम्मिलित होना, समन्वय मतलब सम्मिलित होना, सम्मिलित होना मतलब मिलना बोलते हैं ना, सम्मिलित होना। सबसे पहले बड़ा सांस्कृतिक सम्मिलित मतलब सभ्यता का मिलना, संस्कृति का मिलना और मेल जोल, मेल जोल मतलब मिलकर रहना, मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और द्राविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ। बाहर से आए हुए आर्यों का वह सभ्यता का मेल जोल, ठीक है, मिलजुल कर रहना संस्कृति के साथ, मतलब अब आर्यों का संस्कृति अलग है, ठीक है, और द्राविड़ जाति का संस्कृति भी अलग है। दोनों को हम एडजस्ट करके, समझ में रहे ना। उदाहरण के लिए भारत देश में अनेक जाति के लोग हैं, समझ में रहे ना, अनेक जाति के अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, एकता से भारत देश में जिस तरह जी रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, उसी तरह, समझ में रहे ना, आर्यों का और द्राविड़ जाति, ठीक है, इन दोनों जातियों का मेल जोल, देखो, बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्राविड़ जाति के लोग बीच में हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। इस तरह, ठीक है, जिस तरह वे लोग दोनों भी बाहर से आए थे, समझ में रहे ना, उन लोग इधर आकर क्या करने लगे, मेल जोल से या मिलजुल कर वे लोग जीवन चलाने लगे, ठीक है। भारतीय जातियों और बुनियादी मतलब न्यू, पिलर बोलते हैं ना, बुनियादी, ठीक है, न्यू, मतलब भारत देश में जिस तरह अब अलग अलग धर्म और जाति के लोग जी रहे हैं, इनका भी बुनियादी मतलब न्यू इसी तरह होगा, समझ में रहे ना। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನರ ಒಂದು ಉದಯವೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡಿಪಾಯ ಬುನಿಯಾದಿ ಇದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ जिस तरह आर्यों का और आर्य और द्राविड़ लोग इस देश में आकर अपना संस्कृति के साथ, ठीक है, अपने अपने संस्कृति को एक दूसरे से मिलजुल कर, समझ में रहे ना, रहने के लिए कोशिश की उन्होंने, उसी तरह भारत का भी विकास हो गया, भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। मतलब वे लोग जिस तरह हम इस देश में अनेक धर्म के लोग जीते हैं, समझ में रहे ना, एकता से जीते हैं, घर में क्या करते हैं, वो धर्म का जाति का आचरण करते हैं, समझ में रहे ना, पालन करते हैं। उसी तरह इधर देखो, जिनमें दोनों सभ्यताओं के मतलब संस्कृति के और तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं, उन लोगों का तत्व, ठीक है, धर्म का हो या जाति का हो, क्या जीने का तत्व, नियम बोलते ना, ये हमें साफ तरीके से दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, उसी तरह आधुनिक काल, जिस तरह यह काल बदलता जाता है, देश में क्या हुए, बहुत से अनेक जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला, सब ने क्या किए, इस देश पर अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर रह गए।
सब ने जब पहले पहले जो लोग भारत देश में आ गए, वे लोग सभी क्या करने लगे, अपना सभ्यता से प्रभाव डाल दी। सभ्यता मतलब संस्कृति का प्रभाव डाल दी। बाद में वे क्या किए, देश में या देश के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। घुल मिलकर मतलब वे मिलजुल कर ಕೂಡಿ ಬಾಳೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ, प्रभावವನ್ನು ಬೀರಿದರು, सभ्यता का प्रभाव डाल दिए। बाद में देश के लोगों के साथ या इस देश में क्या सभ्यता चल रही है, अनेक धर्म के लोग मिलकर ठीक है जीवन चला रहे हैं, उसी तरह वे भी क्या किए, इन सभी लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन चलाने लगे। ठीक है, इस तरह बच्चों अब भारत देश में अनेक धर्म और जाति के लोग जिस तरह मिलजुल कर जीवन चला रहे हैं, इसका मूल या बुनियादी क्या है आप देख लिया। ठीक है, यहाँ तक रहने बच्चों। तो आगे सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय में आगे का भाग प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण। ठीक है, तो यह भाग हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।